हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम इसके पहले चर्चा किए थे कि वैद्युत रासायनिक बंध क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। उस केमिकल बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर बंधों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। बंधों का निर्माण दो प्रकार से हम लोगों ने देखा था। या तो बंधों का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, अथवा इलेक्ट्रॉन जब साझा करते हैं तब जो है वह रासायनिक बंधों का या केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो उस दशा में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, उस दशा में आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो जब आयनिक बंध का निर्माण होता है तो आयनिक बंध के दशा में हो क्या रहा है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो आयनिक बंध में यहां पर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब यहां पर देखिए, यह एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे इसका फायदा ये हो रहा है कि अक्रिय गैसों की अस्थाई संरचना या स्टेबल कंस्ट्रक्शन या स्टेबल स्ट्रक्चर को यह प्राप्त कर रहा है। फिर यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या बना लेता है, वह धनायन बनाता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, वह क्या बना लेता है, वह ऋणायन बना लेता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यह जो है आवश्यक है आयनिक बंध बनने के लिए। अब फिर देखिए, जब हम धातुओं का संदर्भ ले रहे थे या मेटल का संदर्भ ले रहे थे, तो मेटल्स में हम लोगों ने देखा कि आउटर मोस्ट सेल में या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होने पर अब यह क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके यह अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना को प्राप्त करेगा। तो धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और इस इलेक्ट्रॉन के त्याग से यह धनायन बनाती हैं और अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना प्राप्त करती हैं। लेकिन यहीं पर जब अधातुओं की बात होती है तो अधातु क्या करते हैं, अधातु के बाह्यतम कोश में आपको बताया था कि सामान्यतः 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए, तो यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके जो अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना है उस अस्थाई संरचना को प्राप्त करेंगे। अब यहां पर देखिए कि इस प्रकार से यह जो संरचना प्राप्त हो रही है, उस संरचना में हो क्या रहा है, उस संरचना में एक धनायन बना रहा है और दूसरा ऋणायन बना रहा है। तो यहां पर अब यह जो पॉजिटिव है और यहां पर जो परमाणु निगेटिव है, इन दोनों के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल
अब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल और इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल यह उत्पन्न हो जाएगा और इसी के कारण, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो भी विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उसके कारण यह प्रबल स्थिर वैद्युत बल से एक दूसरे से बंध जाएंगे और यहां पर बनने वाला बंध वह आयनिक बंध कहलाएगा। अब इसी आयनिक बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसी कारण से कहते हैं कि यहां पर दोनों आवेशों के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है और इस प्रबल स्थिर वैद्युत बल के कारण यह एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है या क्या बनने की इनकी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं NaCl या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बनने की क्रिया। यहां पर सोडियम क्लोराइड के बनने की क्रिया किस प्रकार से संभव होती है, कैसे हम दिखा सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि इनके बीच में आयनिक बंध होता है। यहां पर देखिए यह जो सोडियम है Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। ठीक, फिर इसी प्रकार से यहां पर जो दूसरा परमाणु भाग ले रहा है वह परमाणु यह क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यहां पर 17 होता है। फिर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो यह हमको 2, 8 और 7 प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर देखिए कि कैसे सोडियम, यहां पर यह मेटल है, यह धातु के रूप में है और यहां पर यह किसके रूप में है, यह नॉन मेटल के रूप में या अधातु के रूप में है। तो सबसे पहले सोडियम का देखिए Na, अब जब Na लिया है या परमाणु लिया है, इसका यहां पर लिख दे रहे हैं यह एटम है या परमाणु है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8, 1 है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह बना लेगा Na+ या सोडियम आयन बना लेगा और तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और यह सोडियम आयन हो जाएगा। फिर देखिए अब यह धनायन बना लिया। इसी प्रकार से जब क्लोरीन की बात करते हैं और क्लोरीन का परमाणु लेते हैं तो क्लोरीन के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 2, 8 और 7। अब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके या एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके यह बना लेगा Cl- और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब हो जाएगा 2, 8, 8 और यह ऋणायन बना लिया। ठीक, तो यह बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के त्याग से और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यह धनायन और ऋणायन बना रहे हैं। अब यहां पर देखिए जब यह सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो सोडियम Na, अब आपको बताया था कि इसके केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को या इसके डॉट स्ट्रक्चर में केवल जो सबसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 और 1 और यह क्लोरीन से क्रिया कर रहा है और क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर हो गया 1, 2,
3 4 5 6 एंड 7। यहां पर डॉट स्ट्रक्चर में या बाह्यतम कोष में क्योंकि केवल 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 और 7। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर हो जाएगा स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का यहां पर हो गया स्थानांतरण। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन यह निकल करके यह क्लोरीन पर पहुंच गया और यह बना लिया Na+, Na+ बना लिया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8। इसने अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना को प्राप्त कर लिया और फिर क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब यह इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई, लेकिन इस पर चार्ज हो गया -1 या माइनस चार्ज हो गया। -1 नहीं लिखते, माइनस चार्ज हो गया और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 एंड 8। तो अब ये देखिए यहां पर यह सोडियम आयन है और यहां पर यह क्लोराइड आयन है और यह दोनों मिल करके अब ये बना लेंगे सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड इसको लिख सकते हैं Na+ एंड Cl- या सामान्य रूप से इसको लिखते हैं NaCl। अब इस सोडियम क्लोराइड के बनने की जो प्रक्रिया है, उस सोडियम क्लोराइड के बनने की प्रक्रिया को हम एक बार कक्षाओं की आकृति होती है, उस कक्षाओं की आकृति के आधार पर फिर से देख लेते हैं। सोडियम में देखिए यहां पर Na है। अब यहां पर यह नाभिक है, फिर इसके पश्चात पहला कोष है इसका, पहले कोष में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसका दूसरा कोष है, दूसरे कोष में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए तीसरा कोष यहां पर है और तीसरे कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया 2 8 1 और ये हो गया सोडियम परमाणु। ठीक, अब सोडियम परमाणु यह क्रिया कर रहा है किससे? क्लोरीन से क्रिया कर रहा है। यह क्लोरीन हमने एक नाभिक बना लिया या न्यूक्लियस बना लिया। अब यहां पर इसकी पहली सेल K सेल, फिर इसके बाद L सेल और फिर इसके बाद तीसरी सेल यहां पर M सेल हो गई। अब पहले सेल में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसी प्रकार से दूसरे सेल में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है। यह देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं और फिर जो तीसरी सेल है उसमें केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए यह 2 8 एंड 7 यह क्लोरीन परमाणु है। अब इसके स्ट्रक्चर को या संरचना को देख करके ये पता चल रहा है कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरण कर देगा और अब यहां पर जो संरचना होगी, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो इसका जो बाह्यतम कोष था वह समाप्त हो जाएगा और यहां पर यह Na+ बना लिया। यह Na+ हो गया, सोडियम आयन हो गया। फिर देखिए अब इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसके पश्चात यहां पर जो L सेल है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यह 2 और 8 की अस्थाई संरचना प्राप्त कर लिया और यह हो गया सोडियम आयन हो गया। फिर देखिए अब क्लोरीन Cl-
इसने एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से प्राप्त कर लिया। तो अब यहां पर देखिए इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर L सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसका जो आखिरी सेल या M सेल है इसमें भी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से इसने जो अपना अष्टक था यह 2, 8 और 8 का पूरा कर लिया और यह क्लोरीन परमाणु या क्लोरीन आयन के रूप में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार से यह दोनों कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो यहां पर केवल एक इसके अणु के बनने की प्रक्रिया को हमने देखा। जब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो उसमें बहुत ज्यादा होते हैं अणु, तो इसको लिखते हैं Na+ और यहां पर N सफिक्स लगा देते हैं। इसका मतलब है कि सोडियम के बहुत ज्यादा परमाणु यहां पर हैं। इसी प्रकार से Cl- इसके भी बहुत ज्यादा परमाणु हैं, जहां पर N कोई संख्या हो सकती है, वह हजारों में हो सकती है, लाखों या करोड़ों में हो सकती है, या इसी को लिख सकते हैं Na+ Cl- और यहां पर N सफिक्स लगा देते हैं। और सामान्य रूप से जब लिखते हैं तो सामान्य रूप से केवल इसको NaCl लिखते हैं। अब यहां पर देखिए जब इस तरह से NaCl लिखते हैं तो जो धातु का आयन होता है, धातु के आयन को सबसे पहले लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड या MgCl2 किस प्रकार से बनता है या किस प्रकार से इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, उस आयनिक बॉन्डिंग को समझते हैं। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम आप जानते हैं कि यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 282 हमको प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह 282 हमको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अब यह मैग्नीशियम जो लिया गया है यह यहां पर धातु के रूप में लिया गया है और दूसरा तत्व जो यहां पर लिया गया है वह क्लोरीन लिया गया है, Cl लिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यह 2, 8 और 7 प्राप्त होता है और यह नॉन मेटल के रूप में है या अधातु के रूप में है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम किस प्रकार से अपने आयनों को त्यागता है या किस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आयन बनाता है। यहां पर देखिए Mg और यह परमाणु है, यह इसका एटम है 2, 8 and 2। इसका मतलब है कि यहां पर देखिए 2 अतिरिक्त यहां पर इलेक्ट्रॉन है इसके कोष में कहीं या बाह्यतम कोष में। अब क्या करेगा, यह अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का अगर त्याग कर दे तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके यह बना लेगा Mg2+। अब यह मैग्नीशियम आयन बना लेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। अब यह अक्रिय गैस की जो अस्थाई संरचना है, अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना, इस अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना को इसने प्राप्त कर लिया। फिर देखिए इसी प्रकार से जो यहां पर क्लोरीन लिया गया है, इस क्लोरीन के संबंध में कई बार चर्चा हो गई है। तो क्लोरीन यहां पर इसका परमाणु क्रमांक 17 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके यह Cl- बना लेगा और इस प्रकार से यह 2, 8 और 8 का इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगा या
अस्थाई संरचना हो जाएगा तो यह अक्रिय गैसों की अस्थाई संरचना को प्राप्त कर लेगा। सिंपल सी बात आपको बताया था कि यहां पर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अक्रिय गैसों की अस्थाई संरचना को प्राप्त करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अक्रिय गैसों की अस्थाई संरचना को प्राप्त करता है। तो अब यहां पर देखिए इसके बनने की प्रक्रिया देखिए, यहां पर क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है और मैग्नीशियम अब इसके बाह्यतम कोश में या बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया और ये हो गया 2 8 एंड 2। अब यहां पर देखिए बेटा, क्योंकि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है या इसके बैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन है और यह क्लोरीन के 2 परमाणुओं से क्रिया करेगा, तो यह Cl और यह Cl। अब इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोश में यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की यहां पर अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू का मतलब है कि यहां पर 2 क्लोरीन के परमाणु भाग ले रहे हैं और यह 2 8 और 7 है। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा और क्लोरीन, तो यह ट्रांसफर, यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की दिशा बता रहा है कि मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन के पास चला जाएगा, मैग्नीशियम का दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वह इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। इस प्रकार से अब यहां पर यह Mg और 2+ बना लेगा, Mg2+ बना लेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब हो जाएगा 2 8। फिर देखिए यहां पर अब क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको ब्रैकेट में बंद करके यहां पर एक माइनस साइन लगा दिया। फिर यहां पर दूसरा क्लोरीन Cl अपने अष्टक को पूरा करेगा और अष्टक को पूरा करके यहां पर एक माइनस साइन लगा दिया। अब इस प्रकार से यह बना लेगा Mg and +2 and Cl -2। तो यहां पर अब क्लोरीन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, इस प्रकार से यह मिलकर के MgCl2 यह निर्मित कर लेंगे और यहां पर मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहां पर यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करेगा और यहां पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक बंध। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक धनायन बन रहा है, दूसरा ऋणायन बन रहा है, तो धनायन और ऋणायन एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके कारण ही जो आयनिक बंध होता है वह आयनिक बंध बहुत ही प्रबल होता है या स्ट्रांग होता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO किस प्रकार से बनता है आयनिक कंपाउंड के रूप में, उसको हम समझते हैं। यहां पर देखिए मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, 2 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और डॉट स्ट्रक्चर में इसके बाह्यतम कोश के दोनों इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसका मतलब मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यह 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्थानांतरित होकर के ऑक्सीजन के पास चले आएंगे और यह मैग्नीशियम आयन बना लेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब 2 8 हो जाएगा और उस पर 2 धनावेश हो जाएगा। इसी प्रकार से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, अब इसने भी अक्रिय गैसों की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लिया और ऑक्साइड आयन बना लिया। अब इसका ऑक्टेट देखिए पूरा हो गया या इसका अष्टक पूरा हो गया। इस प्रकार से यह Mg+2 और O-2 बना लिया या MgO बना लिया।
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है या KCl किस प्रकार से बनता है। पोटेशियम देखिए यहां पर इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होता है। तो यहां पर बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। इसी प्रकार से क्लोरीन के जो परमाणु क्रमांक है वह 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। अब यहां पर इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। सो यहां पर इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। सो पोटेशियम विल ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। इस प्रकार से यह पोटेशियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 कर लेगा। दोनों अपने अक्रिय गैसों की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर के पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। आयनिक यौगिकों के बनने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को हम लोगों ने देख लिया। देखा कि धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से दोनों अपनी अक्रिय गैसों की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से एक धनायन बनाता है, दूसरा ऋणायन बनाता है और यह धनायन और ऋणायन विपरीत आवेश हैं, जिसकी वजह से यह स्थिर वैद्युत बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं या आयनिक यौगिक क्या होते हैं अथवा वैद्युत संयोजक यौगिक इन्हें कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंध होता है, ऐसे यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक का मतलब है कि जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, ऐसे यौगिक हमारे आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे NaCl। अब NaCl में क्या क्या है, यह NaCl है, यह Na+ है और Cl- है। यह धनायन के रूप में है, यह ऋणायन के रूप में है। इसी प्रकार से KCl, इसमें आप देखेंगे पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है। इसी प्रकार से MgCl2, यहां पर Mg यह +2 और Cl-, यह धनायन के रूप में, यह ऋणायन के रूप में। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg+2 और O-2, यह दोनों आयन के रूप में है, धनायन और ऋणायन के रूप में है। तो धनायन और ऋणायन के रूप में यह बनते हैं। अब एक्सेप्शन यहां पर है या अपवाद है, इस अपवाद को देख लेते हैं। जैसे NH4Cl, यह अमोनियम क्लोराइड है और यहां पर यह NH4+ और Cl- से मिलकर के बना हुआ है। यहां पर देखें यह NH4, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। यह अमोनियम आयन यह धातु से प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, यहां पर भी NH4+ और NO3-। तो यह जो अमोनियम प्राप्त हो रहा है, यह अमोनियम धनायन के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह भी एक आयनिक यौगिक है, लेकिन यह धातुओं से प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आते हैं कि आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या इनकी भौतिक दशा होती है। भौतिक दशा या किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। जितने भी आप देखेंगे आयनिक यौगिक या ठोस रूप में पाए जाते हैं या सॉलिड रूप में पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन वहीं पर इनमें भंगुरता की प्रॉपर्टी पाई जाती है या ब्रिटल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसमें ये क्रिस्टलीय सॉलिड हैं। क्यों क्रिस्टलीय सॉलिड हैं? उसके लिए आपको बताया कि धनायन और ऋणायन यह प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे रहते हैं और उसमें क्रमिक रूप से बहुत से ज्यादा इस प्रकार के आयन मिलकर के
और आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसकी भौतिक दशा क्रिस्टलीय ठोस होती है, सॉलिड होती है, ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल इन नेचर होते हैं या प्रकृति में भंगुर होते हैं। अगर आप किसी चीज से इनको पीट दें तो बड़े आसानी से बिखर करके ये टूट जाते हैं। फिर आते हैं यहां पर देखिए इनका गलनांक व क्वथनांक मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे NaCl का एग्जांपल लें, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यह लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह बहुत ज्यादा मिल रहा है या बहुत ज्यादा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि यह प्रबल स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं और इस बंध को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा उष्मीय ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाकर के यह बंध आसानी से टूट पाते हैं। फिर देखिए यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी विलेयता या सॉल्युबिलिटी। किस प्रकार से यह या कहां पर घुलते हैं? यह बड़े आसानी से जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये नहीं घुलते हैं। अब इसके अंतर्गत ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या केरोसिन ऑयल हो सकता है। तो इन चीजों में या जितने भी कार्बनिक विलायक हैं या कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? यह जल में आसानी से घुल जाता है। अब देखिए जल में आसानी से घुल जाता है, जल की प्रॉपर्टी क्या है? यह ध्रुवीय विलायक है, यह ध्रुवीय विलायक है या पोलर सॉल्वेंट है। अब यहां पर देखिए जैसे Na+ है और Cl- है, तो यहां पर होता क्या है? ये ध्रुवीय विलायक की या जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उन पोलर सॉल्वेंट में यहां पर आप देखेंगे कि ये बड़े आसानी से यहां पर अगर निगेटिव चार्ज है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सब में यहां पर इस किनारे पर पॉजिटिव और यहां पर लास्ट के किनारे पर नेगेटिव, तो ये बड़े आसानी से इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहां पर ये सोडियम आयन है तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इस प्रकार से यह बड़े आसानी से धनायन और ऋणायन दोनों को आकर्षित कर लेते हैं और आकर्षित करके यह इस जल में बड़े आसानी से घोल लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।